अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं क्लास 9th की जनरल साइंस। उसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज, बायो लाइफ एंड केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर का हम लोग जो है वो आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके साथ हम एलोट्रॉपी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, उनके बारे में इनके एक इस चैप्टर का जो है एक इंट्रोडक्शन देंगे इस लेक्चर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स फॉर लाइफ से। हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ जो है जितनी भी लाइफ है, चाहे ह्यूमंस की है, एनिमल्स की है, प्लांट्स की है, ये सारे सब के सब जो है ये कॉन्स्टिट्यूट्स हैं एलिमेंट्स के, यानी कि एलिमेंट्स से मिलके बने हुए हैं। लेकिन सारे एलिमेंट्स में से जो 3 हैं वो हमारे अंदर बेसिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड द कार्बन। ये 3 एलिमेंट्स हैं बेसिक, जो कि हर किस्म की ज़िंदगी के अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे पाए जाते हैं, उनका बुनियादी जुज़ है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कार्बन जो है, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनकी बैकबोन है, ये उसकी जो है वो बैकबोन है, यानी कि ये कार्बन उसका लाजमी जुज़ है। और कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन, ये उसका जो है वो लाजमी जुज़ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और साथ में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है उसके अंदर क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी बॉडी की जो है वो ज़रूरत भी है सबसे ज़्यादा। तो ये 3 किस्म के बेसिक कंपाउंड्स हैं। इसके बाद जो है, इसके अलावा हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, लाइक हम जो फूड वगैरह यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या पाया जाता है? उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उस फूड के अंदर प्रोटीन है, ठीक है, उस फूड के अंदर जो है वो विटामिन्स पाए जाते हैं, इसके अंदर तो बाकी एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो इसके अलावा जो है वो फैट पाई जाती है। और जब हम इन तीनों का स्ट्रक्चर देखते हैं और इनके अंदर एलिमेंट्स देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन तीनों इन सारे जितने भी फूड हैं, ये सारे ऑर्गेनिक, इन सब के अंदर ये तीनों चीज़ें जो वो बेसिकली पाई जाती है। इसी तरह से प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी जो है वो मीट, पल्सेस, कुकिंग ऑयल, ये जहाँ से भी हम हासिल करते हैं ये सारी चीज़ें, तो उसमें भी जो है हमें ये चीज़ें बेसिक मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इन तीनों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में देख लेते हैं। कार्बन जो है ये बहुत एसेंशियल है, जैसे अभी हमने बात की, एसेंशियल कंपाउंड है, एलिमेंट है कंपाउंड्स का, मैक्सिमम ज़्यादातर कंपाउंड्स का। तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स जितने भी प्लैनेट के अंदर पाए जाते हैं, उन सब का ये बेसिक कंपोनेंट है। सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी जो है कार्बन की वो फ्री स्टेट में पाई जाती है, यानी आज़ाद हालत में कार्बन बहुत कम पाया जाता है। ज़्यादातर ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ अटैच होकर कंपाउंड की सूरत में ही पाया जाता है। एलिमेंटल फॉर्म में हमें ये बहुत कम मिलता है फ्री स्टेट में। इसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत ज़्यादा नेचुरल कंपाउंड जो हमें मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यानी ये सारी चीज़ें जो हमारे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, इन सब का ये लाजमी जुज़ है, इसमें पाया जाता है। फिर इसके बाद अगली बात करें हम फूड, जिसके बारे में अभी हम स्टार्टिंग में भी बात कर चुके थे। जो कुछ भी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, ऑयल, वो उन सब के अंदर भी उसका जो है ये लाजमी जुज़ होता है। लेकिन इसके साथ सिर्फ कार्बन नहीं पाया जाता इन एलिमेंट्स के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है इनके साथ। लेकिन बेसिक जो कंपोनेंट होता है वो इसका कार्बन है, इसलिए हम इसको कार्बन के कंपाउंड्स में शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है और भी बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं अदर कार्बन के कंपाउंड्स, जैसे कि सिल्क है, सोप है, अल्कोहल है। तो इन सारी चीज़ों में भी जो है वो कार्बन पाया जाता है। इसके बाद हम इसका सेकेंड वाला एलिमेंट देख लेते हैं, दैट इज़ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये बेसिक एलिमेंट है ऑफ वाटर का, यानी इसका फार्मूला आपको पता है H2O। तो ये जो है इसका बेसिक कंपोनेंट है। और वाटर के बारे में हम जानते हैं कि वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हमारी तकरीबन 70% जो बॉडी है वही जो है हमारी वाटर के ऊपर मुश्तमिल होती है।
इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट गैस जो पाई जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, दैट इज़ अ नेचुरल गैस, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में मीथेन भी कहते हैं। आपके घरों में ये जो सुई गैस आती है उसको भी, वो भी मीथेन है, उसका भी ज़्यादातर जो कंपोनेंट है वो मीथेन पे शामिल होता है, CH4 जिसका फॉर्मूला है। तो इसके अंदर भी जो है वो नेचुरल हाइड्रोजन पाई जाती है। इसके बाद जो है यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा तादाद इसकी है कायनात पूरी में, यानी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास क्या है, सन, सूरज। सूरज एक जलता हुआ आग का गोला है और उसके अंदर आपको हाइड्रोजन मिलेगी। अच्छा, इसके बाद हमारी नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है ये एक कलरलेस और ऑडरलेस गैस है, यानी कि ना इसकी जो है रंग है, ना इसकी स्मेल है, ये एक ऐसी गैस है, लेकिन मोस्ट एसेंशियल है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है ऑक्सीजन के बगैर जो है वो ज़िंदा ही नहीं रह सकते। हवा में भी इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द ब्रीथिंग, और इसके अलावा जो है वाटर में भी इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है एक्वेटिक लाइफ, मोस्टली जो फिश है वो सर्वाइव जो है वो नहीं कर सकती। अगर वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकती है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। हम इसके बाद हम इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा अकरेंस के बारे में, हमने मेनली पढ़ा है, जो मेनली हमारा फोकस था पिछले टॉपिक में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है, नेचर में ये कहाँ पाए जाते हैं, क्यों ज़रूरी है, ये पढ़ा है। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। वैसे तो अभी हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट भी सस्टेनेबल है, दो प्रोसेस हैं। एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रेस्पिरेशन। ये जो दोनों के दोनों प्रोसेस हैं, ये सबसे बड़ी अहमियत है इसके अंदर इन तीनों एलिमेंट्स की। रेस्पिरेशन की पहले बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करती है फूड की। कौन से फूड की? डाइजेस्टेड फूड की, जो आपके अंदर ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है, उस फूड की ये ऑक्सीडेशन करवाती है ऑक्सीजन। कैसे? ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग थ्रू लंग्स। लंग्स के जरिए हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है लंग्स से हमारे ब्लड में एंटर हो जाती है और ब्लड से ये ऑक्सीजन सर्कुलेट करती है और सर्कुलेट करके ये हीमोग्लोबिन जो है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन मौजूद है, वो इस ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचा देती है, हर सेल के पास, और वहाँ पे जो फूड प्रेजेंट होता है तो ये उसकी क्या कर देती है? ऑक्सीडेशन करती है, और वहाँ से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को आप डेली एक्टिविटीज़ में अपने यूज़ करते हैं। इसको हम एक इक्वेशन से चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशन से कैसे होगा कि ग्लूकोज के साथ जो है वो ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन मिलके तो क्या बनाती है? एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाती है, वाटर रिलीज होता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं रेड ब्लड सेल्स, बिल्कुल वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, वहां से ये बाहर निकल जाती है। वाटर को बॉडी कंज्यूम कर लेती है और एनर्जी जो है ये हम अपनी डेली एक्टिविटीज में रोज इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। हम रेस्पिरेशन को ना अक्सर ब्रीथिंग से मिक्स कर देते हैं। हम समझते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो है वो सिनोनिम वर्ड है, एक ही प्रोसेस के जो है वो दो नाम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रीथिंग जो होता है ना वो सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी जिसके अंदर सिर्फ फिजिकल मूवमेंट है, सिर्फ गैस को इनहेल करना और गैस को ही एक्सेल कर देना, जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। लेकिन उस ऑक्सीजन को फिर मेन जो काम होता है आगे, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना है, पहुंचाना है हर सेल के पास। वो काम फिर आगे से जो है वो ब्लड करवाता है कि ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। जब वो हर जगह पहुंच जाती है, वहां पे डाइजेस्टेड फूड को फिर ब्रेक डाउन करवाने का मेन काम होता है, वहां ऑक्सीजन काम करती है। तो उसमें जो एनर्जी निकलती है तो उसको फिर हम यूज करते हैं। तो दिस इज रेस्पिरेशन। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस का जो अमल है, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब है लाइट, फोटो वर्ड है, दैट मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, यानी बनाना।
सिंथेसिस करवाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि बनाना विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी लाइट की मौजूदगी में या लाइट की मदद से जो है किसी चीज को बनवाना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करवाते हैं, फूड बनवाते हैं, प्लांट्स फूड बनवाते हैं, फूड सिंथेसिस होता है इसके अंदर, खाना बनता है। और ये खाना किस तरह से वो बनाते हैं कि वो इनऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं एनवायरनमेंट से। प्लांट्स कैसे, वो एनवायरनमेंट से इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, हवा से, वो ज़मीन से लेते हैं अपने जड़ों के ज़रिए पानी को, सूरज से वो लेते हैं लाइट, रोशनी को, और एक केमिकल है पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल, ये उनकी बॉडी में, उनके पत्तों के अंदर जो है वो पहले से मौजूद होता है उनके सेल्स में। इसके अंदर जो है वो बाकी सारे रिएक्शन होता है और एंड पे क्या बन जाती है उनके पास, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलती है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इसमें भी आप चेक कर लें कि इसमें भी कार्बन वाटर के साथ जो है वो आ गई, ये दोनों में आ गया, कार्बन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, वाटर के साथ हाइड्रोजन भी आ गया। तो इस तरह से ये सारी की सारी, और क्लोरोफिल खुद भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा। इसी तरह से रेस्पिरेशन में भी जितनी भी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उन सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है, और ये दोनों प्रोसेस हैं जिसने एनवायरनमेंट को जो है वो सस्टेन करके रखा हुआ है। अब ये जो सारे रिएक्शंस होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनको कलेक्टिवली एक वर्ड में बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, ये सारी प्रोसेस, ये सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। अब मेटाबॉलिज्म होती है दो तरह की, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। एना का मतलब होता है टू मेक, बनना, और कैटा का मतलब होता है टू ब्रेक, टूटना। यानी ये ऐसे रिएक्शंस हुए जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा कंपाउंड बना देते हैं, और ये ऐसे रिएक्शंस हुए जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटों में बदल जाता है। तो आप यहाँ चेक करें, ये फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज। और रेस्पिरेशन में चेक करें, ये ग्लूकोज जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये टूट के बदल जाता है इन्हीं छोटे छोटे कंपाउंड। ये रिवर्स प्रोसेस है। जो चीज़ें वहाँ पे यूज होके वो बनाती हैं, वही चीज़ें यहाँ पे जो है वो यूज होके, मतलब उसके ऊपर रिएक्शन करके वापस उसमें उसको तोड़ा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को इसलिए ये भी बोलते थे कि एक रिवर्स रिएक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनमें रेस्पिरेशन नहीं होती, वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बस ये है कि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से उल्टे हैं। ये वाला जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जिसके अंदर हम लोग जो है वो कार्बन के एक्रेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो किन किन हालतों में पाया जाता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पे ज्यादातर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी कार्बन के एक्रेंस के बारे में कि अर्थ क्रस्ट में जो है किन किन हालतों में पाई जाती है और कैसे पाई जाती है, और कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी कंपाउंड की सूरत में पाए जाएंगे। बस जैसे पहले बात की कि मेन जो उनका फोकस होगा, यानी मेन बेसिक एलिमेंट होगा, वो उनका कार्बन है। तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं कार्बन के जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं, और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है कार्बन की जो फ्री हालत में पाई जाती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी इसके बारे में बात की। तो एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है इस वजह की, एक तो इस वजह से भी ऐसा है कैटनेशन की वजह से। कैटनेशन क्या है कि कार्बन के अंदर ना ये एबिलिटी होती है कि ये ना चेन रिएक्शन कर सकती है। चेन रिएक्शन मतलब कार्बन आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और इस तरह से इसके साथ ये यहाँ पे इसके साथ बाकी एलिमेंट्स अटैच होंगे, मेनली यहाँ पे हाइड्रोजन होता है वैसे। तो इस तरह से ये चेन प्रॉपर्टी बना सकती है, यानी ये आपस में चेन रिएक्शन कर सकते हो। यहाँ पे हजारों कार्बन ज्यादा अटैच होते हैं, सैकड़ों से लेके हजारों तक। इस प्रॉपर्टी की वजह से भी कार्बन ज्यादातर कंपाउंड की हालत में ही पाया जाता है, फ्री हालत में कम ही पाया जाता है। दूसरी चीज एक और जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब होता है किसी एलिमेंट का मोर देन वन स्टेट में पाया जाना, एक से ज्यादा हालतों में पाया जाना जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इसकी ये चेंज होंगी, और
जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होगी, यानी और उसके अंदर होगा भी सिर्फ एक ही एलिमेंट। ऐसे इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रोपिक कहते हैं, उन फॉर्म्स को हम उस एलिमेंट की एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं, यानी एक से ज्यादा तिब्बी हालतों में फिजिकल स्टेट में पाया जाना जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी चेंज होगी, क्योंकि हो सकता है कोई लिक्विड में हो, कोई सॉलिड में हो, कोई गैस में भी हो सकती है, और इसके अलावा भी उसमें फर्क आ सकता है, कोई नरम कोई सख्त भी, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि उनके अंदर एलिमेंट जो है वो एक ही पाया जाएगा, बस उसकी स्ट्रक्चर में फर्क होगा जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में, कि कार्बन की भी ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से भी इसकी अक्ररेंस ज्यादा है कि ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनाता है। तीन किस्म की इसकी हालतें जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, एक है डायमंड, फिर है ग्रेफाइट एंड देन द बकीबॉल। ये तीन हालतें जो हैं ये तीनों कार्बन की, और अब तीनों हालतों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले हम ना डायमंड के बारे में देख लेते हैं। ये कलरलेस है, इसका कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है एंड हार्ड है, हार्ड बहुत ज्यादा है। तो ये एक ऐसी फॉर्म है कार्बन की कि जिसकी ना रंग है और शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल हालत में पाया जाता है, और जो है वो सख्त है, हार्ड सब्सटेंस है ये। तो इसकी अक्ररेंस ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये हमें जमीन से मिलता है तब जब अखीर किस्म की हीट और प्रेशर बर्दाश्त किया हो कोल ने, तो फिर वो हीरे में बदल जाता है, वो डायमंड में बदल जाता है, ये हमें तब मिलता है। और वो प्रेशर कोई ऐसा नहीं कि 5-10 साल का प्रेशर है वो उसको आप जमीन में कर दें वो हीरे में बदल जाएगा, ये हजारों सालों का प्रेशर बर्दाश्त करने के बाद इस फॉर्म में जो है वो आता है। उसके बाद जो है इसके यूजेस पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले यूज इसका ये है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड टू ट्रिपिंग रॉक्स, यानी चट्टानों के अंदर सुराख करने के लिए, उनको काटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना हार्ड है खुद। फिर इसके बाद जो है इसको ग्लास को काटने के, शीशे को काटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, डायमंड को। उसके बाद जो है इसके अलावा इसको जो है वो स्टोन्स को पॉलिश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टोन्स को पॉलिश भी किया जाता है इसकी मदद से। और इसके अलावा जो लास्ट है दैट इज इसको ग्राइंडिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने भी बात की है बहुत सख्त है तो इसलिए ये चीज़ों को ग्राइंड भी कर देता है, बहुत सख्त किस्म की। तो ये हमारे पास डायमंड के यूज है। अब इसके बरक्स हम ग्रेफाइट देखने लगे हैं, और अब देखिएगा ग्रेफाइट बिल्कुल टोटल इसके ऑपोजिट है। ग्रेफाइट जो है ना ये ग्रे कलर का होता है, ग्रेइश है, उसके बाद स्मूथ है, शाइनी है, और है ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये तीनों इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये भी क्रिस्टलाइन हालत में ही पाया जाता है। लेकिन उसके बरक्स बहुत नरम, शाइनी और क्रिस्टलाइन, और कलर में भी इसका ग्रे होता है, वो ट्रांसपेरेंट है, और वो बहुत हार्ड है, ये बहुत नरम है। इसके बाद इसकी ये नेचुरली भी पाया जाता है, लेकिन हम इसको खुद भी बनवाते हैं। खुद कैसे बनवाते हैं कि कोयले से हम इसको बनवाते हैं। उसको अगर आप गर्म करवाएं कोल को आर्टिफिशियली, जो हम इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं एक इलेक्ट्रिक फर्नेस से, यानी कि बिजली से चलने वाली भट्टी होती है उसमें, यानी हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर वो जो है आपको ग्रेफाइट बना देगा, और कुदरती भी ये पाया जाता है। अब इसके यूजेस देखते हैं हम। इसको हम किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसकी जो नेचर है वो ग्रीसी है, यानी हाथ से फिसल जाता है, ये इस तरह की इसकी नेचर है। तो इसके यूजेस क्या है? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आप कॉमन यूज करते हो लेड पेंसिल में, जो आपकी पेंसिल का सिक्का है लेड पेंसिल का, वो ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट से मिलकर बना हुआ है। फिर इसके बाद इसकी जो है, चूंकि ये बहुत ग्रीसी है और हाथ से फिसल जाता है, तो इसका मतलब है कि इसको हम जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिनको हम रगड़ से बचाना चाहते हैं मशीनों के अंदर भी, तो हम वहाँ पे ग्रेफाइट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है जो हम घरों में कॉमन भी करते हैं कि अगर जो चाबी है वो भी ताले में अगर अटक जाए तो उसके पीछे जो है वो
ये पेंसिल जो है इसको लगाए ना तो वो नरम हो जाता है, यानी ग्रीसी आ जाती है वहाँ पे, तो फिर आसानी से जो है वो चाबी लॉक में से निकल सकती है। तो यानी कि इसको हम लुब्रिकेंट के तौर पे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद जो है इसको पेंट में ग्रे कलर पेंट्स के अंदर ये देने के लिए भी जो है ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रेफाइट के यूजेस थे ग्रेफाइट के बारे में। अब हम इसकी थर्ड वाली देख लेते हैं, दैट इज द बकीबॉल। तो बकीबॉल जो है ना ये तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और ये जो है नेचुरली प्योर कार्बन है जो नेचुरली अकर करता है, लेकिन ये अमॉर्फस फॉर्म में होता है। अमॉर्फस फॉर्म कौन सी होती है? अमॉर्फस फॉर्म का मतलब है कि जिसको आप अपनी मर्जी से जो है ना किसी भी शेप में ढाल लें, यानी ये ग्रेफाइट से भी नरम है, ग्रेफाइट से भी स्मूथ है। आप इसको जो है अपनी मर्जी से किसी भी शेप में आपको ये मिल जाएगी, इसकी शेप जो है वो कंफर्म नहीं होती। और इसको हम जो है वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं कंडक्टर्स में यूज़ किया जाता है एज ए कंडक्टर के तौर पे। कंडक्टर के अलावा इसको सेमी कंडक्टर में भी चिप, छोटी सी चिप के अंदर जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा जो है इसको लुब्रिकेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, सेम रीज़न ग्रेफाइट वाला कि ये स्मूथ है, नरम है, तो इसलिए इसको भी लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। ये कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, मतलब एक तो ये सारी की सारी वो वाली फॉर्म्स होंगी जो कि इसमें कार्बन है मेन चूज, लेकिन प्योर नहीं है। मतलब इनको नॉन एलोट्रोपिक हमने क्यों कहा है कि नॉट प्योर। जो हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी थी डायमंड की, ग्रेफाइट की और बकीबॉल की, उसके अंदर हमें प्योर कार्बन मिलता है बट डिफरेंट स्टेट्स में, स्ट्रक्चर डिफरेंट में। लेकिन ये जो अब हम पढ़ने लगे इनके अंदर भी कार्बन मेन चूज है बट इन नॉट इन प्योर फॉर्म। इसके अलावा हम इसको जो है वो आर्टिफिशियली भी बनाते हैं ज़्यादातर। ये ज़्यादातर वही वाली सारी फॉर्म्स है जिनको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। अब उसके अंदर हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले चारकोल है, जी चारकोल। तो चारकोल जो है ना ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी फॉर्म है ये कार्बन की जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसको हम आर्टिफिशियली बनवाते हैं। और आर्टिफिशियली हम इसको कैसे बनवाते हैं, इसके दोनों सोर्सेज हैं। यानी हम क्या करते हैं, एनिमल बोन्स, जानवरों की जो हड्डियां हैं, या नट के जो शेल हैं, यानी जितने नट्स हैं, प्लांट्स हैं जो हम हासिल करते हैं, उनके छिलकों को, ब्लड को, शुगर को आप क्या करें, हीट करवाएं, इसको गर्म करें, तो वो आपको चारकोल मिल जाएगी। अब चारकोल जो है ना ये दो तरह की होती है अकॉर्डिंग टू द सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट इट, यानी जहाँ से हम इसको हासिल करते हैं उसकी बुनियाद पे हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है एनिमल चारकोल, जैसे कि ये एनिमल बोन्स हैं, ब्लड है, इस तरह से और भी अदर सोर्सेज हैं, तो जो इनसे हासिल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल चारकोल। और इसके अलावा ये नट शेल्स हैं, शुगर है, तो जो इन तरह के सोर्सेज से हासिल होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लांट चारकोल। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दो तरह की, प्लांट चारकोल एंड एनिमल चारकोल। इसके यूजेस देख लेते हैं, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसको ज़्यादातर वैसे मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, इन इंडस्ट्रीज में या अदर प्रोडक्ट्स को फॉर्म बनाने में। ये ना डेंजरस गैसेस को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि इसको मास्क के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एब्जॉर्ब कर लेता है ज़्यादातर जो डेंजरस गैसेस होती हैं उसको, और प्योर कर देता है चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा जो है पेंटिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है, यानी कि नॉर्मल डोमेस्टिक हमें कम मिलेगा इसका इस्तेमाल, ज़्यादातर हमें इसका मैन्युफैक्चरिंग में मिलेगा। दूसरा अदर है सूत। सूत भी एक नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, और इसको भी जो है ये भी नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, इसको भी बनवाते हैं हम। इसके अलावा कोक है नेक्स्ट, इसको भी हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करवाते हैं। और इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करवाने का क्या तरीका होता है कि आप जो है वो कोयले को गर्म करते हैं, कोल को हमने
गर्म करना है तकरीबन 1300 सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर पे आप इसको गर्म करें तो वो आपको कोक में बदल देगा। लेकिन शर्त क्या है, हवा की अदम मौजूदगी में यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इसको गर्म करवाना है, तो फिर ये इतने टेम्परेचर के बाद जो है वो हमें कोक में दे देगा। अब इसको हम कोक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोक को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल यानी ईंधन के तौर पर इंडस्ट्रीज़ में, सनतों को चलाने के लिए इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है इसको केमिकल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इसका यूज़ है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई किसी और चीज़ को बाहर निकालने के लिए, रिड्यूस करवाने के लिए इसको इंडस्ट्रीज में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी अदर फॉर्म्स, नॉन एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम ये सारी चीज़ें क्यों पढ़े। हम बेस पे पूछना चाह रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए, दो चीज़ें याद रखनी है जब हम ऑर्गेनिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हमारे जहन में आएगा, ये जैसे ही हम कहीं पे पढ़ेंगे दो चीज़ें जहन में आनी चाहिए। एक ये कि लिविंग सोर्स है, हर वो चीज़ जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगी वो ऑर्गेनिक होगी। हर, बेशक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी लिविंग थे और अब मर गए हैं तो उनकी हड्डियों से हासिल हो रही है आपको वो चीज़, लेकिन सोर्स तो वो लिविंग था, तो वो चीज़ आपको एक तो वो ऑर्गेनिक कहलाएगी। दूसरी चीज़ उसके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन ये आपको इकट्ठे मिलेंगे और इनके साथ जो है वो अदर गैसेस होंगी, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको लास्ट में मिलेंगी। तो ये दो चीज़ें जैसे ही आप ऑर्गेनिक का वर्ड पढ़ें तो आपके जहन में आ जाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, माखूज जिनको हम खुद लेबोरेटरी में बनवाते हैं, हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं। तो यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, तो उसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो नाम दिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से क्या मुराद है, अभी हमने बात की तमाम के तमाम वो वाले कंपाउंड्स जिसके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी मिलेगी, वो सारे के सारे कंपाउंड्स आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके साथ फिर आगे ऑक्सीजन भी पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन शर्त नहीं है, शर्त कार्बन और हाइड्रोजन की है, तो जिसके अंदर ये दोनों होंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर वाटर है, ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स भी हैं जिनके अंदर आपको हाइड्रोजन भी मिल रही है, कार्बन भी मिल रही है। जैसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी कार्बन है, ऑक्सीजन, इसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कह रहे क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये कौन से कंपाउंड्स हैं, ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं ऑफ कार्बन, ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं। अगर वाटर को निकाल दें तो ये कार्बन के ये, यानी मतलब क्या हुआ कि बेशक इसके अंदर कार्बन थी बट हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है। इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ये भी इनऑर्गेनिक है। तो हर वो चीज जिसके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगी सिर्फ वही ऑर्गेनिक कहलाएगी। अब हम देख लेते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन। पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं, एक वो देख लेते हैं जो नेचुरली हैं और फिर आर्टिफिशियली उनके बारे में। अब नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम देखते हैं कुछ और उनके साथ साथ यूजेस देखेंगे, और फिर इसके बाद जो है वो इनऑर्गेनिक जो है नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स उनके बारे में भी देख लेंगे और उनके यूजेस भी। डिफरेंस दोनों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे वो वाले होते हैं जिनके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगी इकट्ठी और साथ में कोई और एलिमेंट भी शामिल होगा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सारे वो वाले होंगे जिनके अंदर आपको कार्बन जो है वो मिलेगी लेकिन साथ हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, और अगर हाइड्रोजन मिलेगी तो साथ कार्बन नहीं मिलेगी। दोनों का इकट्ठा होना ऑर्गेनिक के लिए जरूरी है। तो कुछ नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है नेचुरल गैस, जिसको कुदरती गैस भी बोलते हैं। ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है, फ्यूल के तौर पर, ठीक है। इसको घरों में डोमेस्टिक लेवल पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर जो है इसका फार्मूला मीथेन है, ये इसका फार्मूला CH4 होता है। इसके अंदर आपको कार्बन और 4 एटम जो है वो एलिमेंट जो है वो उसके हाइड्रोजन के मिलेंगे। फिर इसके बाद अगला आ जाता है कोल। कोल तब मिलता है हमें जब वुड, लकड़ी जो होती है वो सालों का प्रेशर बर्दाश्त करती है अंडर द अर्थ, जमीन के अंदर सालों का प्रेशर, hundreds of the thousands of the years,
और बाज़ वक़्त मिलियंस ऑफ द ईयर्स का प्रेशर बर्दाश्त करती है, और उसके बाद जो है वो किस में बदल जाती है, कोल में बदल जाती है। और फिर कोल की क्वांटिटी भी हमें जितनी डीप मिलेगी, यानी जितना ज़्यादा उसने प्रेशर बर्दाश्त किया होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर कार्बन की कंसनट्रेशन भी जो है वो पाई जाती है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड की कार्बन के। अगली फॉर्म हमारी आ जाती है, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये शुगर है, सिंपल शुगर। आगे इसके मुख्तलिफ किस्में हैं, शुगर, सक्रोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ये सारी। लेकिन सिंपल शुगर जो होती है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, और उसका फार्मूला भी आप देखिएगा C6H12O6, यानी कार्बन, हाइड्रोजन लाजमी, और साथ में क्या पाया जा रहा है उसमें, ऑक्सीजन। तो ये भी ये हमें सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। आप जो भी चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, उन सब के अंदर जो है वो कार्बन लाजमी पाई जाती है। तो ये हमारे पास नेचुरल ऑकरिंग सोर्स है एक। उसके बाद प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स जो है ये एक ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी साथ मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड है, और ये प्रोटीन जो है ये ज़्यादातर आपको एनिमल सोर्सेज से हमें मिलते हैं, जैसे दूध और उसके प्रोडक्ट्स, इसके अलावा मीट और दालें वगैरह प्लांट से भी हमें मिलते हैं, दालें, फलियां वगैरह, वो ये सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो प्रोटीन के हैं। फिर इसके बाद जो है फैट्स एंड ऑयल्स हैं। फैट्स और ऑयल्स जो हैं ये भी हमारी बॉडी के अंदर तो वैसे इसके बहुत ज़्यादा यूजेस है, पर वो एक अलग टॉपिक आ जाएगा, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसको डिटेल से। तो इसके अलावा ये भी जो है हमें प्लांट से और एनिमल्स दोनों से हासिल होते हैं। फैट जो हैं ये हमें एनिमल से हासिल होते हैं, ऑयल के जितने भी सोर्सेज है वो सारे प्लांट्स के हैं। आप बेशक देखिएगा, जैसे आलमंड ऑयल है, उसके अलावा जो है ऑलिव ऑयल है, और अदर ऑयल जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको प्लांट से मिलते हैं। और घी जहाँ से भी हासिल होता है वो एनिमल से हासिल होता है, और अगर बाज़ अगर हम उसको इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोजनेशन करवा के ऑयल की भी घी में बदलवा लेते हैं, लेकिन वो फिर भी आर्टिफिशियल सोर्स होगा। अच्छा, उसके बाद फूड की बात करें तो अभी ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये सारी फूड में ही काउंट होती हैं। जो भी पार्ट है आपका फूड का वो सारी की सारी जो है वो इसमें शामिल है ऑर्गेनिक फूड में। प्लांट की लाइफ टोटल जितनी भी है उसके अंदर भी जितनी चीज़ें हैं, क्योंकि वो लिविंग है, वो भी टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है। अच्छा, इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। यानी ये जितने भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ये ऐसे कंपाउंड्स है जिसके अंदर हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन से वर्ड कार्बन निकला हुआ है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर आपको कार्बन भी मिलेगी और हाइड्रोजन भी मिलेगी इकट्ठी, और वो ऑर्गेनिक ही है, यानी कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स भी जो है वो कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जैसे अभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी नेचुरली भी हैं और आर्टिफिशियली भी हैं। तो पहले हम आर्टिफिशियली की बात करें, नेचुरली की बात कर लें। नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? ये जैसे आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है, उसके बाद सिल्क है और प्लास्टिक है। ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं ये हमारे पास इनऑर्गेनिक आर्टिफिशियली हैं। और इसके बाद जो है इथीन गैस है, उसके यूजेस लिखे हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर। इथीन जो है ये एक ऐसी गैस है, इसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स को राइप करवाने के लिए, फलों को पकाने के लिए। तो आजकल जो हमें फल मिलते हैं ज़्यादातर यही है जिनके साथ मसाले लगाए हुए होते हैं, या ये गैसेस से जो है वो उनको पकाया जाता है। खासतौर पर बनाना को जो है वो हम राइप करवाते हैं इथीन गैस से। और इसके अलावा जो है इनको क्या किया जाता है, क्रेट बनाना के, ग्रीन कलर के जो बनानास होते हैं उनके क्रेट जो है ना वो हम इसके अंदर छोड़ देते हैं और फिर बाद में वो इसकी हाई कंसंट्रेशन में जो है वो पकते हैं। तो यहाँ तक जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन और विद इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स के साथ जो है वो खत्म होता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द वाटर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।